हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीश्वर कड़े एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 6। इससे पहले जो हमारा लेक्चर 5 था उसमें हार्ट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी, जिसमें स्ट्रक्चर था और हार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में था। तो बेसिकली ये चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस का, और हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड से, कि ब्लड क्या होता है और देन फिर ब्लड जो होगा वो बॉडी में कैसे सर्कुलेट होगा, ये हम पूरे लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। बट इनकेस अगर आपको हार्ट के डायग्राम को पूरा डिस्कस करना है तो आप लेक्चर 6 जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में समझाया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट edugrown.in, वहाँ पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्लड का। तो स्टूडेंट्स, आखिरकार ये ब्लड क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे ही कहीं कट लग जाता है बॉडी में तो हमारे बॉडी से ब्लड वेसल जो होते हैं वो कट जाते हैं, है ना। ब्लड वेसल अंदर पाइपलाइंस होती हैं जिसके अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो ये जो ब्लड रहता है वो जैसे ही कट करता है तो निकल जाता है। तो निकलता है तो एकदम रेड रेड कलर का निकलता है। किस कलर का ब्लड निकलता है? रेड कलर का ब्लड निकलता है। तो यहाँ पे जो ये ब्लड है ना स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का टिश्यू है। ये क्या है? ये टिश्यू जो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है। तो ये एक टिश्यू है, बट ये एक स्पेसिफिक काइंड का टिश्यू है, एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की एक खास बात होती है। कनेक्टिव टिश्यू की खास बात होती है कि ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होता है और सेल होता है। तो यहाँ पे ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें भी एक मैट्रिक्स होगा और उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जुड़े होंगे, जिसमें सेल भी एक कंपोनेंट होगा, है ना। तो ये जो ब्लड होता है ये काम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? ये ब्लड जो रहता है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने का काम करता है। जैसे कि हमने सांस लिया, ऑक्सीजन कहाँ गई? हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो ऑक्सीजन रहेगी हमारी बॉडी में कौन सी जगह पे आई है? लंग्स में। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, फिर ये जो ऑक्सीजन होती है ये ब्लड में मिक्स होती है, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होती है। और वही ब्लड जो है वो क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर वो ऑक्सीजन उस ब्लड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मॉल मॉल में क्या होता है, आपको एक वो दिया दिया जाता है ट्रॉला, उसको हम कैरियर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सामान रख के और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वैसे ही ब्लड का काम है ये। तो इस तरीके से ये कैरियर है बहुत सारे सब्सटेंस का, और उसमें एक सब्सटेंस मैंने बताया ऑक्सीजन। इसके अलावा बहुत से फूड कंपोनेंट भी जो हैं वो भी ब्लड लेके जाता है। बट यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बेसिकली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़े से ब्लड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला ब्लड का कंपोनेंट है ब्लड प्लाज्मा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि भाई मैट्रिक्स होता है ब्लड में, तो ये वही है। क्या है ये? मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ओके, ब्लड प्लाज्मा जो रहता है ये मिलकर बनता है किससे? वाटर से। और उसमें कुछ हमारे मिक्स रहेंगे क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो वाटर प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर क्या बनेगा? यहाँ पे ब्लड। और भी बहुत से भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा में। तो वाटर जो रहता है इसमें लगभग 90% वाटर रहता है। कितना रहता है वाटर? 90%। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेल्स की, तो इसमें सेल्स होंगे। कौन कौन से सेल्स होंगे इसमें? ब्लड में होंगे आर, बी, सी एंड डब्ल्यू, बी, सी।
आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पकल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पकल्स। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट होता है ब्लड में वो होता है प्लेटलेट्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लड जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ के इधर से उधर लेके जाती है। जैसे हम कैरियर में सामान लेके इधर से उधर लेके जाते हैं, वैसे ही आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ा और वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। तो ये होता है ब्लड में आरबीसी का वर्क। वही डब्ल्यूबीसी है, ये हमारी फाइटर है, एकदम फाइट करती है। ये जो भी डिसीज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनको हरा देती है, उनको मार देती है, खत्म कर देती है ना। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करती है। और इसके अलावा जो है सोल्जर्स भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये उनको किल आउट करती है। अब आते हैं हम प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। क्लॉट मतलब जब हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाता है तो आप देखते हो ब्लड निकलता है। तो ब्लड को रोकने का काम, ब्लड को जमाने का काम, जो काम है वो कौन का काम है, प्लेटलेट्स का ये वर्क होता है। ओके, तो चलो ब्लड प्लाज्मा में थोड़ा सा अब लिख लेते हैं क्या है इसमें। 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इसमें, और ब्लड का मैट्रिक्स ये बनाता है। इसके अलावा इसके कलर की बात करते हैं तो पेल कलर का ये होता है। वही आरबीसी जो होता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पकल्स होता है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड अप करना। ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है ये, और क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसको दो पार्ट में तोड़ दो याद करने के लिए। एक कर दो हीमो और दूसरे पार्ट को बोल दो ग्लोबिन। हीमो जो होता है वो बेसिकली आयरन है ना। आयरन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Fe। तो हीमो जो होता है वो आयरन होता है, और इसका काम है ऑक्सीजन को पकड़ लेना। ऑक्सीजन को ये पकड़ लेता है, ऑक्सीजन आयरन से बाइंड हो जाता है, और फिर ये जो आरबीसी होती है ये ऑक्सीजन को लेके इधर से उधर चली जाती है। ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है और दोनों से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन है और इसका काम है ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाना। अब आते हैं हम यहाँ पे वाइट ब्लड कार्पिकल्स में। तो ये पेल वाइट कलर होता है और ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। मतलब ये एक सोल्जर है जो कि जो डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, किल, है ना, और अपने आप को बचा लेगा। हमारी बॉडी इसलिए तो बची हुई बिकॉज ऑफ डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स जो रहता है वो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड को क्लॉट कर देना, जिससे ब्लड जो है वो बाहर नहीं आए। जब भी हम कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद ब्लड बाहर निकलता है। उस ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करेगा, प्लेटलेट्स करेंगे। इज दैट इजी, है ना, बहुत ही इजी वर्क है। अब आते हैं हम यहाँ पे आरबीसी का ही हम एक वर्क पढ़ लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। बहुत ही आसान काम है। क्या है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन उसका काम, आरबीसी है ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब ये देखो हीमोग्लोबिन एकदम ऐसे, और दूसरा ये ऑक्सीजन है। तुरंत इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। कौन है ये, आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को पकड़ा और इसको उठा के ले गया कहाँ तक, जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है उसको वहाँ पे ले गया। तो आरबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। इसके अलावा उसका एक और काम है कि कुछ अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो ये हो गया हमारा ब्लड। ब्लड के बाद अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में, कि हमारा हार्ट जो होता है वो कैसे चीज़ों को क्या करता है, फ्लो करता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने जो इसी पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का जो आपका 5 लेक्चर है, 5th लेक्चर है, उसमें मैंने हार्ट के डायग्राम को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लो और फिर यहाँ पे आओ डायरेक्शन को स्टडी करने, बहुत ही ईजी पड़ेगा। और अगर आप हार्ट को पहले ही पढ़ चुके हैं तो ये स्ट्रक्चर बस आपको पता होना चाहिए, बाकी फ्लो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है उसमें 4 चेम्बर होते हैं, है ना। ये देखो 1 2 3 4। अब क्या होता है, चेम्बर नंबर 1, चेम्बर नंबर 2 3 4 चेम्बर्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि ब्लड पहले 1 में आता है, फिर 2 में जाता है, फिर 2 से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा।
और लंग्स में जाने, एल लिख देते हैं यहाँ पे, लंग्स में जाने के बाद चैम्बर नंबर 3 में जाता है ये, फिर चैम्बर नंबर 3 से ब्लड 4 में जाता है और फिर 4 से पूरी बॉडी में जाएगा और पूरी बॉडी में जाने के बाद फिर चैम्बर नंबर 1 में वापस जाएगा। सो दिस इज द फ्लो। तो आप देखोगे कि एक लंग्स में गया और लंग्स के बाद यहाँ पे जो 4 नंबर से गया था ये पूरी बॉडी में गया है ब्लड। तो अब होता क्या है, यहाँ पे मैं लंग्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 2 जगह पे फ्लो कर रहा है, ये बीच में हार्ट है, तो हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट में वापस आएगा, फिर हार्ट से वापस पूरी बॉडी में जाएगा, फिर पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आएगा। तो इस तरीके का सर्कुलेशन चलता है। तो 2 बार सर्कुलेट होता है यहाँ पे। तो जब जो लंग्स की तरफ जाता है ब्लड तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब लंग्स को छोड़ के बाकी बॉडी की तरफ जाता है ब्लड तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट से आपके लंग्स की तरफ जा रहा है, हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा तो पल्मोनरी, हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा तो सिस्टेमिक, है ना। तो ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट द लंग्स and back to the heart, that is called pulmonary, and blood move from heart to rest of the body and back to the heart, मतलब पूरी बॉडी में गया फिर पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आ गया। तो 2 सर्कुलेशन यहाँ पे होते हैं। सर्कुलेशन का सिंपल मतलब होता है ब्लड का मूव करना, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे डायग्राम, वही का वही डायग्राम बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये 4 चैम्बर है यहाँ पे, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चैम्बर नंबर 1 जो है वहाँ पे ब्लड कहाँ से आया, देखो ये एरो बना हुआ है, तो कहाँ से आ रहा है ब्लड, यहाँ से आ रहा है, पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आया ब्लड, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर आपके लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर वापस पूरी बॉडी में गया। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड जा रहा है इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब जाके पूरी बॉडी में जाता है फिर पूरी बॉडी से ब्लड वापस राइट एट्रियम आता है, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जब पूरी बॉडी से यहाँ पे ब्लड वापस आ रहा है तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड जाता है वो बेसिकली यहाँ से जब जाएगा लंग्स की तरफ तब वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, बट जब लंग्स में चला जाएगा तो फिर ऑक्सीजन हो जाएगी ऐड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन हो जाएगी ऐड, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा यहाँ से वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब आप एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो 2 बार यहाँ से, मतलब हार्ट से 2 बार गुजर रहा है। मतलब ये सपोज करो कि ब्लड है, ब्लड यहाँ पे गया, पहले हार्ट में आया, फिर उसके बाद लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया, है ना। मतलब लंग्स जो, मतलब जो आपका ब्लड है वो पहले हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है। मतलब 2 बार क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो क्योंकि ब्लड हार्ट से 2 बार गुजर रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जो ये हार्ट है ये पंप करता है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे हार्ट बनाता हूँ, है ना, इधर हम हार्ट बना देते हैं बहुत ही सिंपल वाला, और 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4। होता क्या है कि पहले ये दोनों एक साथ क्या करते हैं, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ब्लड जो रहता है ये नीचे जाता है, और फिर ये दोनों सिकुड़ते हैं तो ब्लड क्या है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले ये दोनों सिकुड़ते हैं फिर ये दोनों सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और फिर वापस आ जाना तो रिलैक्स, फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, ठीक है। तो जब ये चारों के चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाते हैं तब बनती है हार्ट बीट। क्या बनती है? हार्ट बीट। ओके। तो यहाँ पे एक हार्ट बीट बनती है जिसमें पंप जो है ब्लड पंप कर जाता है, ठीक। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे थोड़े से टॉपिक में जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसको बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन हम बोलेंगे जब ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वर्ड कार्डियक साइकिल। मतलब
एक कार्डियक साइकिल में जब ब्लड जो है 2 बार गुजर जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं आपका डबल सर्कुलेशन। बट कार्डियक साइकिल को बोलेंगे, कार्डियक साइकिल मतलब होता है 1 कंप्लीट हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट पूरी कंप्लीट हो जाती है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। बट हार्ट बीट कंप्लीट कब होती है? जब सभी चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं एक बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। और उस हार्ट बीट को बोलेंगे कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल जब होता है तो ब्लड 2 बार गुजर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। है ना इजी? डबल सर्कुलेशन का मतलब समझ में आ गया कि डबल सर्कुलेशन किसको बोलेंगे हम, है ना? अब देखो, जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल कितनी होती है? आपका जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स। आप यहाँ पर लगा के देखो, एक मिनट में एक मिनट में नॉर्मली 72 टाइम्स क्या करेगा? बीट करेगा। और एक जब बीट होगी कंप्लीट तो उसमें 70 ml ब्लड जो रहता है वो फ्लो हो जाता है। कितना ml? 70 ml। तो 72 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 4900 ml ब्लड को वो क्या करेगा? एक मिनट में फ्लो कर देगा, विच इज़ वेरी ह्यूज। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये लगभग लगभग कितना है? 100 ml कम है 5000 ml से, है ना? 5 लीटर दैट मीन्स। तो इतना ब्लड को ये पंप कर देता है आपके सिर्फ एक मिनट में। ओके। और जो ये डबल सर्कुलेशन होता है इसमें एक और ख़ास बात होती है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है, सेपरेट रखता है। देखो यहाँ पे मैंने हार्ट बनाया, अब इस हार्ट में देखो बीच में मैंने ये ऐसा क्रॉस कर दिया तो ब्लड जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है। इस साइड जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, तो डी लिख दिया, और यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, है ना? तो प्योर ब्लड जिसको हम बोलेंगे वो है हमारा ऑक्सीजन के साथ वाला ऑक्सीजनेटेड। और जो कैसा है, थोड़ा सा हमारे टॉक्सिक है, तो वो है हमारे लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरीके से दोनों को सेपरेट करने का काम जो है कौन करता है? आपका ये हार्ट भी करता है। देखो डबल सर्कुलेशन के कारण क्या है? ये बीच में सेप्टम है, तो यहाँ पे आपका अलग अलग रहेगा ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है, जिसके कारण एक दूसरे से मिक्स नहीं करते। और मिक्स नहीं करते तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम में आप देखोगे हार्ट के 4 पार्ट। ये हार्ट है, ये 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हो गए। ये 1 पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ जो रहता है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इस तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये बीच में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको फ्लो बताता हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। देखो ये इस साइड जो है ये बॉडी का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और इस साइड जो है ये लंग्स का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर का पाइपलाइन है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे 1 पे आया, 1 से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 पे गया, 2 से फिर आपके लंग्स में गया, लंग्स से फिर क्या हुआ? यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। फिर ये ब्लड वापस कहाँ पे आया? आपके चैम्बर नंबर 3 में, चैम्बर नंबर 3 से 4 में गया, 4 से फिर पूरी बॉडी में चला गया। देखो यहाँ पे ये जो पाइपलाइन इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से वापस आने वाले को पल्मोनरी वेन। यहाँ से जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम एओर्टा, जो कि एक आर्टरी है, और यहाँ से फिर वापस आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं वेना केवा, जो कि वेन है। तो ये जो है हमारा सर्कुलेशन है। ओके। अब ये सर्कुलेशन जो है इसको हार्ट के डायग्राम के साथ आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। तो आप एक काम करना, हार्ट का पहले देख लेना, देन उसके बाद इस वीडियो को आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हो। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किसको बोलते हैं? बताओ, लिम्फेटिक सिस्टम किसको बोलेंगे? देखो ये देखो डायग्राम आपका, जैसा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो पाइपलाइन थी वैसे के वैसे देखो इसमें भी पाइपलाइंस है ना? और ये पाइपलाइन है, इसके अंदर क्या होता है? लिम्फ बहता है। जैसे ब्लड है वैसा ही लिम्फ है। जैसे ब्लड लिक्विड मटेरियल होता है उसी तरीके से जो मटेरियल है जो इन पर्टिकुलर वेसल में मूव करता है वो होता है लिम्फ। ओके। तो लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, है ना? इसलिए ये रेड कलर का नहीं होता।
क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बेसिकली जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम ये लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अब देखो यहाँ पे लिम्फ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं डायग्राम देखूँ तो डायग्राम में आप देखोगे कि सबसे पहले तो पाइपलाइन है और ये कुछ सर्कल सर्कल बने हुए हैं। ये जो सर्कल सर्कल्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं इनको हम? लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिम्फ नोड, है ना। और ये किस में मूव कर रहे हैं? ये इसमें पाइपलाइन में। तो ये पाइपलाइन कौन से हैं? वेसल्स हैं। ये कौन से हैं? लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो लिम्फ वेसल में आपका लिम्फ मूव कर रहा है, देखो ये वन लिम्फ, देन सेकंड लिम्फ नोड और थर्ड लिम्फ वेसल्स। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत ही इजी सिस्टम है। यहाँ पे हार्ट का जो है वो वहाँ पे नहीं है लेना देना यहाँ पे। तो लिम्फ जो होता है वो एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती हैं और उसमें प्रोटीन भी कम अमाउंट में होता है। लिम्फ जो होगा वो बनता कैसे है? देखो, ये सपोज करो कि आपका ब्लड है ना, और ब्लड में चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं तो कुछ कुछ अमाउंट में क्या होता है, यहाँ से चीज़ें निकल जाती हैं। ब्लड वेसल के अंदर से जो है वो क्या निकल गए, आपके एक मटेरियल जो है वो निकल गया बाहर। तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। तो इनके बीच में कुछ गैप होता है, जैसे ये देखो ये गैप है। तो यहाँ पे क्या भर गया ये। फिर होगा क्या कि जब ये भर गया तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की पाइप भी होती हैं। ये जैसे ये मैंने बना दिया एक स्पेसिफिक टाइप की पाइप। ये जो पाइप है ये क्या है? लिम्फ वेसल है। ये एलवी लिख दिया मैंने उसको। क्या है ये? लिम्फ वेसल। तो होगा क्या कि ये जो रहेगा, ये जो मटेरियल बाहर निकला ये इन वेसल के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर बाद में क्या होगा, ये वापस से फिर यहाँ से मूव करके वापस ब्लड वेसल में आ जाएंगे। तो ये जो है काम चलता रहता है बेसिकली। ठीक। तो लिम्फ कैसे बनता है? जब ब्लड कैपिलरी से लीक होता है फ्लूइड तो इंटरसेलुलर स्पेस और टिश्यूज में चला जाता है, वही एक्चुअल में लिम्फ है। देन ये जो फ्लूइड होता है ये लिम्फ वेसल कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो लिम्फ आ गया उसमें, फिर वो वहीं पे ही क्या रहता है और मूव करता है। और ये जरूरत पड़ने पे फाइनली वापस ब्लड कैपिलरीज में वापस आ जाती हैं। यहाँ से फिर ये निकलती हैं फिर वापस आ जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में। तो ऐसा चलता रहता है। ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, ये ब्लड, ये जो लिम्फ रहेगा वो फ्लो करता रहेगा हार्ट हार्ट की तरफ। देन उसके बाद यहाँ पे अगर फंक्शन देखा जाए तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं और जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि इनमें आरबीसी तो नहीं होती बट डब्ल्यूबीसी जरूर होती है। ठीक है। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्या? प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट, ये है क्वेश्चन हमारा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन किस बारे में बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम देखो आप कि प्लांट में आखिरकार क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है। देखो, ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप लीफ में देखो, लीफ में फोटोसिंथेसिस से हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड। क्या बनता है? फूड बनता है। अब ये फूड जो है इसको मूव करना है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ये फ्रूट वगैरह बने हैं तो यहाँ से फूड जो है वो यहाँ से मूव करते हुए फ्रूट तक जाएगा। देन वो फूड यहाँ भी यूज़ होगा, फ्लावर के थ्रू भी यूज़ होगा। तो ये सब यूज़ करेंगे जब तो एनर्जी लेंगे। तो ये तो फूड बनाते नहीं है, अभी तो आपको बनाता कौन है? ये आपका लीफ। तो लीफ बनाएगा तो वो इधर तक जाएगा, फिर वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा जो फूड होता है वो नीचे तरफ जाएगा और इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। तो रूट को भी फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो लीफ में जो फूड बना है वो रूट में भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो दोनों तरफ मूव करना है आपके फूड को। तो एक तो फूड जो है वो मूव करना है, एक पहला चीज़ हो गया ट्रांसपोर्टेशन में। प्लांट में अगर हम देखें तो वही अगर हम बात करते हैं वाटर का, तो रूट से वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व होता है और फिर पूरी प्लांट में सर्कुलेट होता है। तो ये रूट से आपके आपके ब्रांच में जो लीफ लगा है वहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन देखूं तो दो ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए इसमें और दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम इसमें होना चाहिए। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ये है टिश्यूज। क्या है ये? टिश्यूज। इसको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। चलो वेस्कुलर बंडल को मैं अभी बताता हूँ, पहले हम फ्लोएम देख लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है?
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड बन रहा है उसको मूव करता है। तो इसको याद कर लो पीपी। पी मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, उसी का मतलब फ्लोएम, है ना, याद हो गया। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है, और वही उससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा भाई। देन उसके बाद वाटर की बात करें तो जाइलम, जाइलम से वाटर और वाटर में घुले हुए मिनरल्स दोनों ही मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में, तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फूड जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम, क्या बोला मैंने, जाइलम प्लस फ्लोएम, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू। क्या बनाएंगे ये, वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू जो है ये दोनों से मिलकर बनता है। ओके, तो इस तरीके से प्लांट जो है उसमें वेस्कुलर टिश्यूज होगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंस का। तो यहाँ पे दो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। थोड़ा सा जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि दोनों चीज़ें क्या है। पहली बात, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चार कंपोनेंट है, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इनसे मिलकर बनता है जाइलम। ओके, तो ट्रैकियार्ड्स, वेसल, पेरेन्काइमा और फाइबर, इनसे मिलकर बनेगा जाइलम। और इसमें जो ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल है ना, टीवी, ट्रैकियार्ड्स एंड जाइलम वेसल, ये दोनों कंडक्टिंग का काम करेंगे। इसको हम कंडक्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। टीवी क्या है इसमें, कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जाइलम पूरे प्लांट की बॉडी में फैला हुआ रहेगा, कहाँ तक, लीफ तक, है ना। लीफ में जो वेन्स होती हैं, अब लीफ में वेन्स मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं प्लांट का। तो आप लीफ देखते हो तो लीफ में आपने देखा होगा ये जो है ना, ये वेन्स हैं, ये है ना। तो ये जो वेन्स हैं ये एक्चुअल में जाइलम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जाइलम है, जिसमें क्या होता है, वाटर मूव करता रहता है। तो इस तरीके से आपके वेन्स तक भी क्या होता है, वाटर, वेन्स को तोड़ोगे अंदर मिलेगा वाटर, वेन्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अंदर वाटर मिलेगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का भी मैं बताऊंगा कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कैसे वो मूव करता है ना। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, अभी याद किया था हमने, फोटोसिंथेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से क्या बनता है, फूड बनता है। फ्लोएम जो होगा वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर से मिलकर बनता है। बड़े कठिन कठिन नाम है, कैसे, सीव ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट सेल, इनसे मिलकर बनता है फ्लोएम। जो इसमें सीव ट्यूब्स रहते हैं वो कंडक्टिंग का काम करते हैं, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल रहता है उसको रूट में भी और लीफ में भी पहुंचाता है, मतलब अलग अलग पोर्शन में, तो ऊपर की तरफ भी मूव होगा और नीचे की तरफ भी मूव होगा। अगर मैं यहाँ पे प्लांट बॉडी बनाता हूँ तो जैसे यहाँ पे क्या बना है, फूड बना है, तो फूड को वो रूट की तरफ भी और बाकी के ब्रांचेस में भी क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। और फ्लोएम जो होता है वो एनर्जी का यूज़ करता है फूड को पहुंचाने के लिए। और प्लांट में और ह्यूमन में या किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको मैं बोलता हूँ थॉर। एटीपी को मैं क्या बोलता हूँ, थॉर बोलता हूँ, क्योंकि थॉर जो है वो एकदम एनर्जी, एनर्जी है ना, तो एटीपी एनर्जी देता है, थॉर की तरह है ये। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है आपके प्लांट में वो किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, बट किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, सैप का, है ना। देखो लिक्विड मटेरियल होता है, यहाँ से देखो रूट में वाटर है, मतलब ये वाटर इसमें सॉइल में है, सॉइल से वाटर रूट में गया, फिर रूट से फिर वो ऊपर गया। तो ये जो जा रहा है ना प्रोसेस, तो ये जो वाटर जा रहा है ना, इसमें वाटर और मिनरल ये दोनों ऐड कर दो ना तो यही बन जाता है सैप। क्या क्या कर दो, वाटर एंड मिनरल, ये दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है, सैप बन जाता है। तो यही देखेंगे कि ये सैप जो है कैसे मूव करता है। सो अपवर्ड मूवमेंट होगा इसका,
नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। रूट से कहाँ तक जाएगा, ये कॉर्नर तक जाएगा, लास्ट लीफ जहाँ तक है वहाँ तक ये वाटर जाएगा। तो ये कैसे जाएगा उसी के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ क्या होते हैं कि इसके चार एक फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये ऊपर मूव कर जाता है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे जो घर है, अगर वो 2 से 3 मंजिला घर है तो हमको एक मोटर की ज़रूरत पड़ती है पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए। बट प्लांट में तो ऐसा कुछ मोटर होती नहीं है, तो कैसे जाएगा वो ऊपर, तो उसके बारे में पता होना चाहिए हमको कि कैसे वो ऊपर जाएगा। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये जो असेंट ऑफ सैप है ये मूव कर जाता है। असेंट ऑफ सैप मतलब वही वाटर प्लस मिनरल का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है रूट प्रेशर। जड़ों में, रूट्स में प्रेशर जनरेट होता है ना, तो रूट प्रेशर। देन कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी क्या, वो बहुत पतली पाइपें होती हैं, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। ये बहुत ही पतली पाइप। तो बहुत पतली पाइप को क्या करते हो, जैसे ही वाटर में डिप करोगे, ये वाटर है हमारे पास, और जैसे ही इस पतली पाइप को डिप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ वाटर आ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। देन एडहेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप कोई वाटर मॉलिक्यूल जब दो पास पास लेके आते हो तो आप देखोगे ये दोनों चिपक जाएंगे, है ना, और एक बड़ा ड्रॉप बना लेंगे, है ना। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एडेशन कोहेशन, मतलब वो किसी दूसरे से चिपकने की प्रोबेबिलिटी रखता है वाटर, जिसके कारण भी क्या होता है, इसको मूवमेंट में हेल्प मिलती है। देन एक होता है ट्रांसपीरेशन पुल। जब यहाँ पे क्या होगा, वाटर लीफ तक जाएगा तो लीफ क्या करेगा, लीफ उस वाटर को लॉस कर देगा बाहर वेपर के फॉर्म में। तभी तो होता है जब भी आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर ठंडक लगती है, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर वेपर कंटिन्यूसली क्या करता है, लीफ छोड़ता रहता है। तो ये जो लीफ है ये कंटिन्यूसली वाटर वेपर को निकालेगा। और कहाँ से निकालता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा होते हैं लीफ में, आप लीफ को देखोगे तो उसके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उससे वाटर कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और उस ट्रांसपीरेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। एक एक करके समझते हैं चलो। सबसे पहले बात करते हैं हम रूट प्रेशर के, कि रूट प्रेशर क्या है। वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल माइग्रेट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो मैंने एक रूट बनाया, सपोज करो ये रूट है, ये वाटर यहाँ पर है। अब वाटर क्या होगा, ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका, तो वाटर पहले रूट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो वाटर एंटर कर गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर कर गया रूट के अंदर, और जिसके कारण क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा अंदर, तो इसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर, जिसके कारण वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करने लग जाएगा। और क्योंकि ये रूट के जो ये होते हैं स्ट्रक्चर बहुत ही पतले महीन होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब्स। कैसे बन जाएंगे, कैपिलरी ट्यूब की तरह ये बिहेव करेंगे और वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। और यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा इस कैपिलरी स्ट्रक्चर के कारण, इसको हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन। ओके, जिसके कारण वाटर जो रहेगा वो कहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा इस कैपिलरी एक्शन के कारण, मतलब स्टेम में। ओके, तो रूट प्रेशर के कारण क्या हुआ, रूट आया अंदर और बेस तक गया, फिर बेस से कैपिलरी एक्शन के कारण थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा बेस, रूट जो है रूट प्रेशर के कारण यहाँ तक आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के बाद फिर इसमें वर्क करेगा क्या, आपका एडहेशन कोहेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो रहेंगे, एडिशन कोहेशन रहेगा इसमें। तो वाटर मॉलिक्यूल मेक अ कंटिन्यू कॉलम इन जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन एंड कोहेशन अमंग द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि इंटरेक्शन आपस में वो जुड़ते जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि एक बड़े पाइप में ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो एडिशन क्वेश्चन के कारण फिर स्टेम के अंदर वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। देखो रूट के अंदर किससे गए, रूट प्रेशर से, फिर बेस तक गए, बेस के बाद फिर स्टेम से थोड़ा सा ऊपर गए आपके कैपिलरी एक्शन के कारण, फिर उसके बाद फिर एडिशन कोहेशन के कारण फिर वो ऊपर की तरफ मूव करने लग गए। अब होता क्या है कि ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। अब ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, देखो
क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास एक छोटी सी पाइपलाइन है, ये है ना। अब यहाँ पे वाटर है। अब क्या हो कि इस वाटर को यहाँ से है हमने सक किया तो वाटर जो है बाहर आ गया, और वाटर जब बाहर आएगा तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, जिससे एक प्रेशर जनरेट होगा जो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर लेके आएगा। ये उस तरीके से जैसे आपने पाइप लिया, किसी टंकी में डाल दिया, उसमें पानी भरा हुआ है, अब आपने क्या किया, उसको सक किया, तो आपने एक प्रेशर जनरेट किया जो कि वाटर टैंक के वाटर को पाइप में से होकर आपके पास लेके आ रहा है। वैसा ही प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये वाटर, वो प्रेशर जनरेट होने के लिए यहाँ पे वाटर का लॉस होगा लीफ के थ्रू, है ना, और स्टोमेटा से बाहर निकलेगा जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और इस ट्रांसपिरेशन के कारण एक वैक्यूम जनरेट होगा उसके पीछे जिसको हम सक्शन बोलेंगे या फिर ट्रांसपिरेशन पुल, और फिर उसके बाद फिर ये पुल के कारण ये आपका वाटर जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की कि आखिरकार ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब वाटर लॉस होता है आपके इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इसका फंक्शन क्या है, इसके कारण जो होता है वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है, और ये प्लांट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। एक वर्ड है, टर्मोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। बहुत ही ईजी है ये ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का मूवमेंट। लीफ से जब पूरे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में फूड मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके थ्रू स्टडी कर सकें, और किसी भी तरीके के नोट्स के लिए आप edugrown.in पे जा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।